ये गुप्त काल का तीसरा पार्ट है, जिसके अंतर्गत जो कुछ प्रश्न आ चुके हैं या जो जिनकी आने की संभावना अधिक है उनको हम यहाँ एक साथ देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी, गुप्त काल में जो ग्राम प्रशासन के प्रमुख पदाधिकारी थे उनके कार्य और अधिकारी के विषय में हम लोग यहाँ बात करते हैं। पहला अधिकारी है अष्टकुलाधिकरण। अष्टकुलाधिकरण जो अधिकारी होता था ये भूमि संबंधी क्रय विक्रय का अधिकारी होता था। भूमि संबंधी जो जब क्रय विक्रय करना होता था तो किस अधिकारी के माध्यम से होता था, तो ये अष्टकुलाधिकरण। अगला अधिकारी है महतर। महतर क्या होता था, तो ग्राम पंचायत के जो वृद्ध सदस्य होते थे उसको महतर कहा जाता था। ग्राम पंचायत के वृद्ध सदस्यों को महतर कहा जाता था। अगला ग्रामिक। गांव के मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था। कुटुंबिन, परिवार के सदस्यों को कुटुंबिन कहा जाता था। न्यायकरणिक, खेतों के विवादों को निपटाने वाला न्यायकरणिक कहलाता था। खेतों में जो विवाद होते थे उसको निपटाने वाला न्यायकरणिक कहा जाता था। कर्णिक, लिपिक को कर्णिक कहा जाता था। बलत कौशन, बलत कौशन, ग्राम में राजा का प्रतिनिधि बलत कौशन कहलाता था। ग्राम में राजा का प्रतिनिधि बलत कौशन कहलाता था। सीमा कर्मकार, ग्राम एवं खेत का सीमांकन करने वाला सीमा कर्मकार कहलाता था। अष्टपटलिक, भूमि संबंधी दस्तावेजों को संरक्षित रखने वाला अष्टपटलिक कहलाता था। अब बात करते हैं गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की। गुप्त काल में साम्राज्यों का सर्वोच्च न्यायाधीश सम्राट होता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में न्यायाधीशों को क्या कहा गया है, न्यायाधीशों को महादंड नायक या दंड नायक या सर्वदंड नायक के नाम से संबोधित किया जाता था। अगला पॉइंट है गुप्तकालीन किन स्थलों से न्यायालय द्वारा जारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो नालंदा तथा वैशाली से न्यायालय द्वारा जारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगला गुप्तकालीन नालंदा तथा वैशाली से प्राप्त मुद्राओं का किससे संबंधित अंकन किया जाता है, तो ये मुद्राएं न्यायाधिकरण से संबंधित या धर्माधिकरण या धर्म शासनाधिकरण से संबंधित अंकन किया जाता है। अगला है गुप्त काल में राजद्रोही को कौन सी सजा दी जाती थी, फायान के अनुसार। फायान के अनुसार राजद्रोही को कौन सी सजा गुप्त काल में दी जाती थी, तो ये दाहिना हाथ उसका काट लिया जाता था, ऐसा कहना है फायान का। अगला है गुप्त काल में ग्रामों के न्याय का कार्य किसके द्वारा किया जाता था, तो ग्रामों में जो न्याय का कार्य ग्राम परिषद करती थी, जिसे ग्राम पंचायत भी कहते हैं। अगला है सर्वोत्तम दीवानी तथा फौजदारी विवादों को अलग अलग कोटियां किस में मिलती हैं, किस ग्रंथ में मिलती हैं, ये दीवानी और फौजदारी ये अलग अलग कोटियां बृहस्पति स्मृति में मिलती हैं। यहाँ दिया है गुप्तकालीन न्यायालयों की श्रेणियां। गुप्तकालीन न्यायालयों की श्रेणियों के बारे में बात है। यहाँ शासित, नहीं, राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय को, राजा जो शासित सर्वोच्च न्यायालय होता था उसे क्या कहा जाता था, शासित कहा जाता था। स्थायी न्यायालय को प्रतिष्ठित कहा जाता था। विशेष प्रयोजन हेतु स्थापित न्यायालय को अप्रतिष्ठित कहा जाता था। प्रांग विभाग से संबंधित न्यायालय को मुद्रित कहा जाता था। गुप्तकालीन सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं। गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। गुप्त काल में गज सेना का सर्वोच्च अधिकारी महापीलुपति कहलाता था। गुप्त काल में अश्वसेना का प्रधान अधिकारी पटाश्वपति कहलाता था। गुप्त काल में सैनिक सामान्य व्यवस्था रखने वाला प्रधान अधिकारी रण भंडागारिक कहा जाता था। अगला पॉइंट है प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित गुप्तकालीन प्रमुख अस्त्र क्या थे, तो प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित अस्त्र प्रमुख थे शक्ति, प्रास, हसी, परशु, सर, शंकु, तोमर, भिंदीपाल, नराच, ये सब अस्त्रों के नाम है। अब देखते हैं गुप्त काल में आर्थिक जीवन के बारे में। भूमि एवं राजस्व। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, तो गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेह कहा जाता था। गुप्त काल में ब्राह्मणों, भिक्षुओं, विद्वानों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि अग्रहार कहलाती थी। गुप्त काल में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता था। गुप्तकालीन अभिलेखों में भूमि कर को उदंग तथा भाग कर कहते थे। उदंग और भाग कर किसे कहते थे, भूमि कर को। गुप्त काल में भू राजस्व की दर समानता 1/6 थी।
गुप्त काल में भूमि मापक इकाई निवर्तन था। अर्घट का शाब्दिक अर्थ सिंचाई के साधन से। बात करते हैं गुप्तकालीन विभिन्न करों की। यहाँ दिया हुआ है भूमि कर। राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या था गुप्त काल में? भूमि कर ही था। राजा की स्वैच्छिक उपज का 1/6 हिस्सा जो टैक्स दिया जाता उसे भाग कहते थे। भोग, राजा को प्रजाता प्रतिदिन दिए जाने वाला फल पुष्प ईंधन की भेंट को भोग कहा जाता था। ऊपरी कर, अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर ऊपरी कर कहलाता था। उदंग, स्थायी कृषकों से लिए जाने वाला कर उद्रंग कहलाता था। उदक या विदक भागम ये सिंचाई कर था। हिरण, ये किसी उत्पाद के लिए राजा द्वारा लिया जाने वाला धन हिरण कहलाता था। हलिक कर या हल दंडकार, प्रति हल पर कर लगता था। हल जो था उस पर टैक्स लगाया जाता था। गुल्म, वंश उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर को गुल्म कहते थे। में, अन्न के रूप में प्राप्त कर में कहलाता था। विष्टि, बेगार कर को कहते थे। क्लिप्त तथा उपक्लिप्त, बिक्री कर को उपक्लिप्त या उपक्लिप्त कहते थे। बिक्री कर या क्रय कर जो है वो क्लिप्त और उपक्लिप्त कहलाता था। शुल्क, नगरों में वसूल किए जाने वाला बिक्री कर शुल्क कहलाता था। यहाँ दिया हुआ है गुप्तकालीन भूमि के प्रकार। क्षेत्र भूमि कैसी होती थी? कृषि योग्य भूमि होती थी। वास्तु भूमि कैसी रहती थी? ये निवास करने योग्य भूमि को वास्तु कहते थे। खिल, बिना जोता हुआ खेत या कृषि योग्य पड़ती भूमि को खिल कहते थे। अपराहत, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपराहत कहते थे। अपरद, बिना बंदोबस्त की हुई भूमि अपरद कहलाती थी। आदेय मात्रक, कृत्रिम साधनों द्वारा की गई सिंचाई पर निर्भर भूमि आदेय मात्रक कहलाती थी। आदि स्तंभ, प्राकृतिक घास फूस से निकृष्ट या आच्छादित भूमि निकृष्ट भूमि को आदि स्तंभ कहते थे। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों की सूची दी गई है। उर्वरा भूमि अमरकोश के अनुसार कैसी थी? ये उपजाऊ भूमि थी। ऊसर भूमि बंजर या शुष्क भूमि को कहते थे। मरु मसूली भूमि को कहते थे। अपराहत, बिना जोती जंगली भूमि को कहते थे। सवदल या सादल, घास युक्त भूमि को कहते थे। पंकिल, कीचड़ युक्त भूमि को कहते थे। जल प्रायानुपम, नमी युक्त या जलभाग के पास की भूमि को कहते थे। कच्छ, जल स्रोत के निकट जल जमाव की भूमि कहते थे। सकरा, चूना पत्थर के टुकड़ों कंकड़ी युक्त भूमि को सकरा कहते थे। नदी मात्रक, नदी द्वारा सिंचित भूमि कहते थे। सकरावती, बलुआही या रेतीली भूमि कहते थे। देव मात्रक, वर्षा जल से सिंचित भूमि कहते थे। गुप्तकालीन भूमि मापक इकाई 1 पाटक बराबर 5 कुल्यावाप होता था। ये उच्चतम भूमि मापक इकाई थी। 1 पाटक बराबर 5 कुल्यावाप। 1 कुल्यावाप बराबर 8 दौड़ वाप था। ये मध्यम इकाई थी। 1 दौड़ वाप बराबर 4 आढ़वाप था। ये निम्नतम इकाई थी। अगला पॉइंट देखते हैं। गुप्तकालीन भू राजस्व से संबंधित अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, ये भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था। न्यायाधिकरण, ये भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करने वाला अधिकारी था। महाचपटलिक, ये भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। क्षेत्रकार, भूमि नापने वाला अधिकारी था। पुस्तपाल या विषयपति, भूमि क्रय विक्रय से पहले अनुमति संबंधित अधिकारी। शोल्किक, सीमा शुल्क का अधीक्षक होता था। गुप्तकालीन राजकीय भूमि अनुदान। अग्रहार, शैक्षिक व धार्मिक उद्देश्य से कर रहित भूखंड अग्रहार कहलाता था। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों के भरण पैसों प्रदान कर रहित भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। क्षोत्री ब्राह्मण, धार्मिक तथा शैक्षिक कार्य में मग्न व्यक्ति को प्रदत्त भूमि क्षोत्री ब्राह्मण कहलाती थी। समुदाय ब्रह्म, सामुदायिक कार्यों में प्रदत्त भूमि समुदाय ब्रह्म कहलाती थी। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सुनिश्चित राजकीय आदेशों के आधार पर बसाई गई ब्राह्मण परिस्थितियों की सूचना मिली है? ये अर्थशास्त्र मिला है। अगला, राजकीय भूमि अनुदान संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य कौन दिया है? तो राजकीय भूमि अनुदान संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य मिलता है सातवाहन शासक तारकर्णी प्रथम की रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख। अगला देखते हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे। यह कथन कहाँ से लिया गया? थी कामंद की नीति सार से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कामंद।
कई बार आया है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार प्रजा से राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करे। यह कमंडक की नीति सार से लिया गया है। कृषि एवं किसे राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा भाग माना है? तो राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा भाग माना है कालिदास ने कृषि तथा पशुपालन को। अगला है, किस गुप्तकालीन ग्रंथ में लोहे से बने हल के फाल के लिए 5 नाम दिए गए हैं? तो लोहे के बने हल के फाल के लिए 5 नाम दिए गए हैं अमरकोश में। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है? तो वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है गुप्तकालीन ग्रंथ बृहत संहिता में। गुप्तकाल में पौधों पर कलम बांधने का प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण ये बृहत संहिता में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित गुप्तकालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है सुदर्शन झील, गुजरात। गुप्तकालीन प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो धान था, गेहूं, जौ, गन्ना, जूट, तिलहन, कपास, बाजरा, मसाले, धूप, नील, सरसों आदि। अगला है तो कटहल होता था, केला, जामुन, अनार, अंगूर। अगला, गुप्तकाल में कृषि सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से थे? तो बांध था, तालाब, नहर, कुआं, रहट, नदियां आदि। लेकिन अधिकांशतः कृषि वर्षा जल पर निर्भर रहती थी। अगला, गुप्त काल में उद्योग धंधों का संचालन कौन सी संस्था करती थी? तो उद्योग धंधों का संचालन श्रेणियां करती थी। गुप्त काल में व्यापारियों की सीमित को क्या कहते थे? निगम कहते थे। गुप्त काल में व्यापारिक समूहों के प्रधान को सार्थवाह कहते थे। गुप्त काल में किस ईसद से प्राप्त मोहरों में श्रेणी संगठन के अस्तित्व का बोध होता था? वैशाली, बिहार। अगला पॉइंट देखते हैं, गुप्त काल में व्यापारिक श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो इसको ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो कपड़ा उद्योग था। गुप्त काल में किस प्रमुख व्यापारिक नगर की श्रेणियां अपने सिक्के जारी करती थी? तो तक्षशिला, विदिशा और कौशाम्बी की नगर की श्रेणियां अपने सिक्के जारी करती थी। गुप्त काल में प्रमुख नगर भड़ौच था, उज्जैनी, प्रयाग, विदिशा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्ति, मथुरा, अहिच्छत्र, तक्षशिला, साकेत ये प्रमुख नगर थे गुप्तकालीन। गुप्तकालीन प्रमुख धंधे कौन कौन से प्रमुख उद्योग धंधे थे? तो यहाँ देखिए, धातु कला थी, मूर्ति कला कारी थी, चित्रकारी थी, शिल्पकारी, वस्त्र, जहाज निर्माण, कृषि कार्य, चर्म उद्योग, काष्ठ उद्योग, पशुपालन, खनन, मिट्टी के बर्तन निर्माण आदि। यहाँ गुप्त काल के निर्यातित वस्तुओं की सूची, जिन वस्तुओं को गुप्त काल में बेचा जाता था यानी निर्यात किया जाता उन वस्तुओं की सूची है। क्या क्या? कपड़े का निर्यात होता था, हाथी दांत की वस्तुएं, नारियल, नील, बहुमूल पत्थर, गरम मसाले, सुगंधित द्रव्य, चंदन, दवाएं, औषधि। अगला पॉइंट है, गुप्त काल में प्रमुख बंदरगाह कौन से थे? तो भड़ौच जो कि गुजरात था, ताम्रलिप्ति जो बंगाल में था, ये गुप्तकालीन प्रमुख बंदरगाह थे दोनों। अगला, गुप्त काल में किन देशों से भारत का व्यापारिक संबंध था? तो रोम से था, जावा से दक्षिण पूर्वी एशिया, सुमात्रा, मलेशिया, चीन, श्रीलंका, इन देशों से भारत का संबंध था। अगला, गुप्तकालीन पटवार श्रेणी के संबंध वस्त्र व्यापार से थे। गुप्तकालीन किस अभिलेख में नगरीय जीवन का जीवंत वर्णन मिलता है? नगरीय जीवन का जीवंत वर्णन मिलता है कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख से। गुप्त काल किस ग्रंथ में नागरिक जीवन शैली का विस्तृत विवरण मिलता है? तो वात्सायन कित कामसूत्र से नागरिक जीवन का विस्तृत विवरण मिलता है। अगला पॉइंट, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के किस ग्रंथ में पुहार या मदुरै के नगरीय बाजारों का वर्णन मिलता है? पुहार तथा मदुरै के नगरीय बाजारों का वर्णन मिलता है शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ से। अगला, गुप्तकालीन किस दक्षिण भारतीय स्थल से रोमन सम्राट आर्केडियस, अनास्टेसियस, जस्टिनियन के रोमन सिक्के प्राप्त हुए? तो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं अरिकामेडू से। अगला, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस बंदरगाह से होता था? तो ये ताम्रलिप्ति से होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो ये वस्तु उत्पादन से थे। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार संपर्क किन देशों से था? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से भारत का सर्वाधिक संपर्क था गुप्त काल में। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की एक प्रमुख मत क्या थी? तो घोड़ा। अगला, कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में पटवाय यानी तंतुवाय श्रेणी का उल्लेख मिलता है। अगला, प्राचीन भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को क्या कहा जाता था? नाना देशी। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई थी,
ये थी रेशमी सूत वस्त्र की यानी पट वस्त्र की श्रेणियां। अगला पॉइंट है, हूण आक्रमण के परिणाम स्वरूप मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के पश्चात भारतीय व्यापारियों द्वारा व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त केंद्र पूर्व एशिया। अगला, गुप्त युग में पैठान यानी प्रतिष्ठान की प्रसिद्धि का कारण था व्यापारिक मंडी थी ये। गुप्तकालीन मुद्राओं की बात करते हैं। प्राचीन भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस राजवंश ने जारी की? तो गुप्त राजवंश ने जारी की। सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्रा किसने जारी की? गुप्तों ने। अगला, गुप्त शासकों ने किन किन धातुओं की मुद्राएं जारी की? तो स्वर्ण में जारी की, रजत, ताम, पीतल, सीसा की भी जारी किया था इन्होंने। अगला, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला, प्रारंभिक गुप्त अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? दिनार कहा गया है। दिनार किस भाषा से शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात 1:16 था। गुप्त काल में स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात 1:16 था। अगला, भारत में दिनार मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ? भारत में दिनार का प्रचलन सर्वप्रथम कुषाण काल में हुआ। अगला, चीनी यात्री फायान के अनुसार गुप्त काल में साधारणतः लोग क्रय विक्रय में किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? चीनी यात्री फायान के अनुसार गुप्त काल में क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। अगला है, गुप्त काल में रजत मुद्राओं को रूपक या रुपयक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी तथा ताम मिश्रित मुद्राओं को चांदी और ताम मिश्रित मुद्राओं को दरप कहा जाता था। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के जब चलाए थे? सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलाए थे कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त प्रथम ने कितने प्रकार के? 14 प्रकार के सिक्के चलाए थे। बाप रे, 14 प्रकार के, यानी सर्वाधिक प्रकार के सिक्के किसने चलाए थे? कुमारगुप्त प्रथम ने। कितने? 14 प्रकार के। गुप्तों की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी थी? तो गुप्तों की राष्ट्रीय मुद्रा दिनार थी। गुप्तकालीन सिक्कों का अच्छा भंडार किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये बयाना से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन मुद्राओं पर अंकित श्रेष्ठी कुलिक निगम से क्या तात्पर्य था? तो साहूकार एवं सिक्कों को निगम श्रेष्ठी कुलिक कहलाता था। अगला, गंधकों द्वारा सिक्के चलाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिलता था? मिलता है कौशाम्बी से। अब देखते हैं गुप्तकालीन समाज के विषय में, सामाजिक जीवन। गुप्तकालीन समाज किस व्यवस्था पर आधारित था? तो गुप्तकालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। गुप्तकालीन समाज के सभी वर्णों और जातियों में किस वर्ण की प्रतिष्ठा प्राप्त थी? तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों को कहा जाता था। अगला पॉइंट है, गुप्तकालीन किस संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मणों की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, वैश्य की जल से, सूत की विष से लेनी चाहिए? ये न्याय संहिता में कहा गया है। अगला, गुप्तकालीन वर्ण व्यवस्था में उच्चतम था निम्नतम सामाजिक स्थिति क्या थी? तो उच्चतम होता था ब्राह्मण और निम्नतम स्थिति शूद्र की थी। गुप्त काल में क्षत्रिय कर्म अपनाने वाले ब्राह्मण को ब्रह्मक्षत्र कहा जाता था। किस गुप्तकालीन विद्वान के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के मकान क्रमशः 5, 4, 3, 2 कमरे वाले होने चाहिए? वराहमिहिर ने कहा है। यानी ब्राह्मण के मकान 5 कमरों वाला, क्षत्रिय का 4, वैश्य का 3 और शूद्र का 2 कमरे वाला होना चाहिए। वराहमिहिर ने कहा, होते थे ये वराहमिहिर ने कहा। अगला, गुप्तकालीन ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? तो ये धार्मिक एवं साहित्यिक कार्य कर्म करते थे। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य कर्म अपनाने वाले ब्राह्मणों को क्या कहा गया है? आपद धर्म कहा गया है। गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य कर्म अपनाने वाले ब्राह्मणों को आपद धर्म कहा गया है। चीनी यात्री फायान ने अछूतों को क्या कहा है? चंडाल कहा है। गुप्तकालीन मंदिरों में किस प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा था? देवदासी प्रथा का। किस स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है? विधवा विवाह का समर्थन है नारद और पराशर स्मृति में। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में गणिकाओं यानी वेश्याओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण को मिलता है? वात्सायन के काम सूत्र में। अगला, गुप्तकालीन समाज में कौन से प्रमुख मनोरंजन प्रचलित थे? तो संगीत था, नृत्य था, खेल था, दूध क्रीड़ा थी। अगला, गुप्त काल में पेशेवर लेखक वर्ग के रूप में किस जाति का उद्भव हुआ? कायस्थ का उद्भव हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य की स्मृति मिलता है। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख उसनम स्मृति में। अगला पॉइंट है, गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश के अनुसार अध्यापन कार्य में लगी स्त्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये उपाध्याय तथा आचार्य कहा जाता था। अगला, गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का सर्वप्रथम प्रमाण एरन अभिलेख 510 से मिलता है।
अगर गुप्तकालीन किस अभिलेख में विष्टि यानी बंधुआ मजदूरी का उल्लेख है तो प्रभावती गुप्ता के रिद्धपुर सद्दपुर तामपत्र से। अगला, गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या थे? सामंतवाद एवं भूमिदान शुरुआत थी। किस कारण में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार के सामाजिक संरचना का प्रसार हुआ? तो गुप्तोत्तर काल में जजमानी व्यवस्था का प्रसार हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात वर्ग का उदय किस बात से सुगम बना? पुरोहित वर्ग की भूमिदान। अगला, सामंत तथा प्राचीन भारत के किस युग में व्यापक रूप से प्रचलित हुए? सामंत प्रथा। सामंत प्रथा कब प्रचलित हुई? व्यापक रूप से गुप्त काल में। अगला, गुप्तकालीन समाज में ह्रास पतन के प्रमुख कारण क्या थे? जातियों की संख्या बढ़ जाना। अगला, पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे के किस नवीन वर्ग की संरचना हुई? तो पूर्व मध्यकालीन भारत के सामाजिक ढांचे में कायस्थों की संरचना हुई। दास प्रथा संबंध में किस स्मृति में सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध है? तो नारद स्मृति में दास प्रथा संबंधित विस्तृत विवरण। अनुलोम प्रत्यम किससे संबंधित है? त्रिविवास तथा धार्मिक जीवन की बात करते हैं। किस काल को ब्राह्मणवादी विचारधारा के पुनरुत्थान व सुदृढ़ीकरण का काल माना जाता है? ये कहा जाता है गुप्त काल को। अगला, अधिकांश गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म का शिक्षा केंद्र था? तो ये बौद्ध धर्म का था। गुप्त काल में किस धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई? तो वैष्णव धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। अगला, गुप्त काल में सर्वाधिक किस भगवान के मंदिरों की स्थापना हुई? विष्णु भगवान की। गुप्त काल में हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार किन देशों में हुआ? तो जावा में हुआ, सुमात्रा, बोर्नियो, दक्षिण पूर्व एशिया में। अगला, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना किस काल में है? ये गुप्त काल में। त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना सर्वप्रथम हुई गुप्त काल में। अगला, गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो ये गरुण था। ये विष्णु का वाहन गरुण जो है इसका राजकीय चिन्ह था। अगला है, विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है? विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। किस पुराण में 10 अवतारों के बारे में सूचना दी गई? तो मत्स्य पुराण में 10 अवतारों के बारे में सूचना दी गई। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में विष्णु प्रतिमा स्थापित करने की विधि बताई गई? तो वराहमिहिर की वाहत संहिता में विष्णु प्रतिमा स्थापित करने की विधि बताई गई। अगला, गुप्तकाल किस अभिलेख में जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? स्कंदगुप्त के काहोम स्तंभ लेख में जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है। अगला, किस काल में सर्वाधिक मंदिर और मूर्तियों का निर्माण हुआ? सर्वाधिक मंदिर और मूर्तियों का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अगला पॉइंट है, गुप्त काल के दौरान लोकार के रूप में किस देवता का उल्लेख मिलता है? तो लोकार के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख मिलता है। अगला पॉइंट, कौन सा स्थान सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? तो मंदसौर, मूल स्थान, कोणार्क, मोढेरा। भागवत धर्म के कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। कला में विष्णु के किस अवतार के समुद्र में पृथ्वी को उद्धार करते हुए दिखाया गया? समुद्र में पृथ्वी को उद्धार करते हुए वराह को दिखाया गया। साहित्य विज्ञान की बात करते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक किस भाषा का विकास हुआ? संस्कृत भाषा का विकास हुआ। गुप्त वंश के अधिकांश अभिलेख तथा मुद्रा किस भाषा में मुद्रित हैं? संस्कृत में है। भारत में सर्वप्रथम किस वंश के शासकों ने मुद्राओं पर छंदोबद्ध संस्कृत लेख उत्कीर्ण करवाए? गुप्त शासकों ने। अगला, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस कालखंड में सर्वाधिक साहित्य एवं कला स्थापत्य संस्कृति का विकास हुआ? तो ये गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिशयन ने। पुराणों का अंतिम संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ। यहाँ दिया हुआ गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाएं जिससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो आइए देख, विद्वान है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की रचना थी पंचतत्व। महर्षि वात्स्यायन की रचना थी कामसूत्र। अमर सिंह की रचना थी कोश जो की शब्दावली थी। शूद्रक की रचना थी, मंदक की रचना थी नीतिसार। आर्यभट्ट जो कि गणितज्ञ थे, इनकी रचना थी सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत में इन्होंने नक्षत्रों की गणना की है। इनकी आर्यभट्ट की रचना थी आर्यभट्टियम, जिसमें इन्होंने 0.5 का सिद्धांत दिया है। वराहमिहिर ये खगोल थे, इनकी रचना पृथ्वी की गति से संबद्ध बताया है। वराहमिहिर दूसरी रचना विहत संहिता, लघु जातक, विहत जातक, ये रचनाएं हैं वराहमिहिर की। ब्रह्मगुप्त जिसे भारत का न्यूटन कहा जाता है, इन्होंने ब्रह्मस्फुट सिद्धांत दिया। महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय लिखा।
विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा। भास ने स्वप्नवास दत्ता चारु दत्तम लिखा। असंग ने योगाचार लिखा। दंडी ने 10 कुमार चरितम और काव्य दर्श लिखा। चरक ने चरक संहिता लिखा। धन्वंतरी ने रस चिकित्सा अर्थात धातुओं सोना चांदी लोहा से रोग की निवारण की शक्ति। फर्स्ट प्लस धन्वंतरी ने पारक अधिकार आविष्कार किया। भारवी ने किरातुर्जुनियम लिखा। कालिदास ने रघुवंशम लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है। विक्रमोवंशीयम लिखा है। मेघदूतम लिखा है। मालविकाग्निमित्रम लिखा है। कुमार संभव लिखा है। ऋतु संहारम लिखा है। चंद्रग्रोमीन ने चंद्र व्याकरण लिखा है। नारायण पंडित ने हितोपदेश लिखा है। सुबंधु ने वासुदत्ता लिखा है। मेंथा ने हैगीवद्य लिखा है। भामा ने काव्य अलंकार लिखा है। वत्स भट्टी ने रावणवद्य लिखा है। अगला है गुप्त शासक चंद्रगुप्त का दरबारी राजकवि कौन था? तो हरिशयन था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहते थे। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि वत्स भट्टी था। गुप्तकालीन मंदसौर प्रशस्ति का रचना का संकलन गुप्त काल में हुआ। सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? सर्वप्रथम किस विद्वान ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर परिभ्रमण करती है? आर्यभट्ट ने कहा। गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन है? मेहरौली का लोह स्तंभ। किन प्रसिद्ध धार्मिक स्मृतियों की रचना गुप्त काल में की गई है? तो नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर और बृहस्पति स्मृति ये गुप्त काल में रचित हुए। किस गुप्तकालीन प्रशस्तिकार रचनाकार को शब्द, अर्थ, न्याय, व्याकरण, राजनीतिक मर्मज्ञ, कवि और पाटलिपुत्र का निवासी कहा गया था? उदयपुरी गुहा लेख रचयिता वीरसेन साव को। पंचतंत्र रचना के 5 तंत्र थे। मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण, अपरिचित। किस गुप्तकालीन रचना को संस्कृत का विश्वकोश कहते हैं? तो संस्कृत का विश्वकोश कहते हैं अमरकोश को, जो कि गुप्तकालीन है। अमरकोश ग्रंथ की किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अमरकोश को नाम लिंगानुशासन के नाम से जाना जाता है। अगला, अमरकोश ग्रंथ के सबसे प्रसिद्ध टीकाकार क्षीर स्वामी भट्ट थे। अगला है सर्व दर्शन का पूर्ण विकास किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ। किस गुप्तकालीन ग्रंथ को विज्ञान का विश्वकोश कहते हैं? तो बृहद संहिता को विज्ञान का विश्वकोश कहते हैं। गुप्त काल में शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ सुश्रुत थे। प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? प्राचीन भारत का पहला प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता आर्यभट्ट थे। गुप्तकालीन स्थापत्य की बात करते हैं। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण देखे जा सकते हैं। मंदिर निर्माण किसमें देखे जा सकते हैं? काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? तो कला का प्रमुख केंद्र था सारनाथ। उत्तर भारत की किस मंदिर निर्माण शैली का सर्वाधिक विकास हुआ? उत्तर भारत में नागर शैली का विकास हुआ। गुप्तकालीन किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो ये नचना कुठार मंदिर में। मेहरौली लोह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त से संबंधित है। यहाँ दिया गुप्तकालीन प्रमुख। ये सांची मध्य प्रदेश में है। गुप्तकाल का प्रारंभिक मंदिर है सांची का मंदिर। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश में है। कलश पर सिंह की मूर्तियां तथा प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना की आकृतियां हैं तिगवा के विष्णु मंदिर में। भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में प्रसारण निर्मित मंदिर के गर्भगृह प्राप्त हुआ है। गर्भ के भीतर एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। ईरान का विष्णु मंदिर ये सागर मध्य प्रदेश में है। स्तंभ शीर्ष गज सिंह नारी मुख से अलंकृत है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये पन्ना मध्य प्रदेश में गर्भगृह की दीवारों को अलंकृत किया गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर झांसी में है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का अंकन है इसमें। भीतरगांव का मंदिर कानपुर में है। ईंटों से निर्मित प्राचीन मंदिर है ये। अगला देखते हैं पॉइंट। गुप्त शासकों द्वारा बनवाए गए 2 स्तूपों का क्या नाम था? गुप्त शासकों द्वारा बनवाया गया स्तूप का नाम था सारनाथ का धर्मेक स्तूप और राजगृह स्थित जरासंध की बैठक। सारनाथ का धर्मेक स्तूप और राजगृह स्थित जरासंध की बैठक ये स्तूप दोनों बनवाया था गुप्त शासकों। सारनाथ का धर्मेक और राजगृह स्थित जरासंध की बैठक। अगला, किस गुप्त शासक ने नालंदा में बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया था? नालंदा में बुद्ध के एक भव्य मंदिर का निर्माण नरसिंहगुप्त बालादित्य ने कराया था। अगला, गुप्तकालीन उदयगिरी गुहा स्थापत्य का विकास किस गुप्त शासक काल में होता? तो उदयगिरी गुफा या गुहा स्थापत्य का विकास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एवं कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ। गुप्तकालीन उदयगिरी पहाड़ी से किस पदाधिकारी के लेख प्राप्त होता है? तो गुप्तकालीन उदयगिरी पहाड़ी से चंद्रगुप्त द्वितीय के
विदेश सचिव वीर सेन का लेख प्राप्त होता है। अगला है, अजंता पहाड़ी में कुल कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? अजंता पहाड़ी में कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगला, अजंता की गुफा के बारे में सर्वप्रथम पता चला 1819 में। अजंता पहाड़ी गुफा में गुप्तकालीन कौन सी गुफाएं हैं? तो 16, 17 और 19 नंबर की गुफाएं गुप्तकालीन मानी जाती है अजंता की। अजंता पहाड़ी कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र। बाघ की पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हैं? बाघ की पहाड़ी में 9 गुफाएं प्राप्त हैं। बाघ की पहाड़ी स्थित है धार जिला मध्य प्रदेश में। बाघ की गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला, किस कालखंड में मूर्तिकला के संदर्भ में दैहिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य को प्रधानता दी गई? तो गुप्त काल में। गुप्तकालीन प्रसिद्ध बौद्ध मूर्तियां कौन सी थी? सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, मथुरा की बुद्ध मूर्ति, सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। अगला है, गुप्तकालीन बौद्ध मूर्तियां किन किन मुद्राओं में निर्मित की गई? तो अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा। अगला है, मंडला राजकुमारी चित्रण अजंता गुफा संख्या 16 में है। अगला, महात्मा बुद्ध का जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण तथा महापरिनिर्वाण की घटनाओं का अंकन है अजंता गुफा 17 में। क्वीन ऑफ केव किस गुफा कहा जाता था? उदयगिरी गुफा क्वीन ऑफ केव कहा जाता है। अगला है, अजंता की गुफाओं के निर्माणाधीन अवधि मानी जाती है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक। अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा गया है? 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा गया है। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं किस युग से संबंधित हैं? तो ये गुप्त युग से। किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के 10 अंकन किया गया था? रचना कुठार मंदिर में। गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख में युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से मिली हैं? तो ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं दुर्जनपुर से मिली हैं। यहाँ शेष भाग जो है अगले पार्ट में